भारत को अब एक बड़ा ऑफर दिया है, जिस चीज को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा गिफ्ट कोई कैसे दे सकता है। जानेंगे आखिरकार जापान अमेरिका में क्या चल रहा है और भारत की तरफ झुकाव क्यों दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 17 अप्रैल 2025 को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खबर दी कि जापान भारत को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 2 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन E5 और E3 सीरीज मुफ्त में प्रदान करेगा। ये ट्रेनें 2026 की शुरुआत में निरीक्षण और परीक्षण के लिए भारत पहुंचेंगी, जिससे भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। ये कदम भारत जापान आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ भारत के रेलवे और विनिर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रोजेक्ट न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को वैश्विक रेलवे विनिर्माण का केंद्र बनाने में मदद करेगा। जापान की ईस्ट जापान रेलवे कंपनी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए E5 और E3 सीरीज की शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें मुफ्त में प्रदान करेंगी। ये ट्रेनें निरीक्षण और परीक्षण के लिए होंगी, न कि यात्री सेवाओं के लिए। डिलीवरी 2026 की शुरुआत में होंगी और ट्रेनें उच्च तापमान और धूल जैसे भारतीय परिस्थितियों में डेटा एकत्र करेंगी। E5 सीरीज 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति, अत्याधुनिक वायुगतिकीय डिजाइन और उन्नत सुरक्षा प्रणाली है। E3 सीरीज पुराना मॉडल है, लेकिन विश्वसनीय और निरीक्षण के लिए उपयुक्त है। ये ट्रेनें भविष्य में भारत में E10 सीरीज के शिंकानसेन के उत्पादन में सहायता करेंगी, जो 2030 के दशक में कॉरिडोर पर तैनात की जाएगी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी आधारशिला सितंबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखी थी। कॉरिडोर का आंशिक उद्घाटन अगस्त 2027 में निर्धारित है, लेकिन पूर्ण संचालन 2033 तक संभव है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और इस प्रोजेक्ट के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन प्रदान कर रही है, जिसमें 0.1% ब्याज, 50 साल की अवधि और 15 साल की छूट अवधि शामिल है। जापानी शिंकानसेन की देरी और लागत वृद्धि के कारण वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित स्वदेशी ट्रेनों में 280 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन गति शुरू में चलाएगा। ये ट्रेनें E10 शिंकानसेन के भारत में निर्माण तक अस्थायी व्यवस्था होगी। यह कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को 8 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे कर देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। भारत ने जापान से बुलेट ट्रेन कोचों के स्थानीय निर्माण के लिए तकनीकी हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत में कोच निर्माण की लागत कम होगी। कोच दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में निर्यात किए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़ोदरा में हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान भारतीय इंजीनियरों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देगा। शिंकानसेन तकनीक का लाभ रेलवे के अलावा ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में होगा, जिससे भारत के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। जापान और भारत के बीच रेलवे सहयोग का इतिहास लंबा और मजबूत रहा है। 1950 के दशक से शुरू हुआ। जापान ने भारत को रेलवे आधुनिकीकरण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। 1958 में जापान ने भारत को रेलवे उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की, जिससे भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण में मदद मिली। साल 2011 में भारत और जापान ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसने व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जीका और भारतीय रेल मंत्रालय ने तैयार की है। साल 2015 में नीति आयोग और रेलवे बोर्ड सहित एक समिति ने जापानी प्रस्ताव को तकनीकी और वित्तीय रूप से सर्वश्रेष्ठ माना है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई और जापान ने प्रोजेक्ट के लिए 80% फंडिंग का वादा किया। जापान ने शिंकानसेन तकनीक हस्तांतरण और भारत में रोलिंग स्टॉक निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय रेलवे ने प्रस्ताव दिया था कि स्थानीय कोच निर्माण से लागत कम होगी और निर्यात संभावनाएं बढ़ेंगी। 1964 में टोक्यो ओलंपिक से 9 दिन पहले जापान के सम्राट हिरोहितो ने टोक्यो ओसाका मार्ग पर अपनी पहली शिंकानसेन ट्रेन लॉन्च की, जिसने जापान की अर्थव्यवस्था और परिवहन को बदल दिया। शिंकानसेन ने जापान को वैश्विक रेलवे तकनीक में अग्रणी बनाया और अब यह तकनीक भारत में क्रांति लाने के लिए अग्रसर है। 1950 के दशक में भारत ने अपने रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जापान
के साथ सहयोग शुरू किया, जो भारत जापान तकनीकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। जापान ने भारत को रेलवे विद्युतीकरण और आधुनिक रेल उपकरणों के लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान किया। जापान की हिताची और तोशिबा जैसी कंपनियों ने भारतीय रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम की आपूर्ति की। इसके अलावा जापानी इंजीनियरों ने भारतीय रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इस सहयोग से भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण को गति दी, जिससे भाप इंजनों से इलेक्ट्रिक इंजनों की ओर परिवर्तन हुआ। इससे रेलवे की दक्षता और गति बढ़ी। पश्चिमी रेलवे में विद्युतीकरण की परियोजनाएं शुरू हुई, जो आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण थी। इससे भारत और जापान के बीच में दीर्घकालिक तकनीकों को नींव भी रखी गई। 1958 का ये सहयोग भारत के रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा कदम था, जिससे देश के परिवहन को भरोसा मिला और आगे ये बढ़े। ये प्रोजेक्ट भारत और जापान के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है। जापान की कम ब्याज दर वाली फंडिंग और तकनीक हस्तांतरण भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत के पहल को बढ़ावा देता है और इससे पर्यावरणीय लाभ भी मिलता है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि सिर्फ यही सेक्टर नहीं है, बल्कि जापान भारत के सेमीकंडक्टर के महत्वाकांक्षा में भी निवेश कर रहा है। भारत अपनी चिप निर्माण प्रणाली को शुरू से विकसित कर रहा है। जापान की कंपनियां जैसे और भी कंपनियों के साथ मिलकर रुचि दिखा रही हैं। ये सहयोग भारत के मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश भी भारत में निवेश कर रहे हैं, लेकिन जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और दीर्घकालिक सहयोग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान ने भारत के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और रक्षा सहयोग को मजबूत किया है। हालांकि जापान ने हाल ही में भारत को यूके, जापान, इटली के नेतृत्व वाले ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उसे भारत रूस रक्षा संबंधों के कारण बौद्धिक संपदा रिसाव का डर है। नीति आयोग ने COBB सुब्रमण्यम ने 17 अप्रैल 2025 को कहा था कि भारत अगले 3 वर्षों में जर्मनी, जापान को छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। सुब्रमण्यम ने बताया कि जापान और जर्मनी जैसे देश जनसंख्या संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि भारत के पास युवा और कार्यशील जनसंख्या का लाभ है। जापान 15,000 भारतीय नर्सों, जर्मनी 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है। जापान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत में जापान का निवेश भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर आगे बढ़ता है। पहले भी दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे संबंध रहे हैं और इसका अब यहाँ आगे असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें जापान के संसद में, तो जापान के संसद में इस चीज को लेकर अभी भी बहस चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर ऐसे ख्याल हैं जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा छूट देते हैं तो कल की डेट में ये हमारे सर पर चढ़ जाएंगे और भी ज्यादा मांगेंगे। ये सारी बातें कही जा रही है। ऐसे में इन्हें एक भरोसेमंद साथी भारत ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।